हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। आज हम रिमझिम का कक्षा 5 का पाठ 6 पढ़ने वाले हैं। इससे जस्ट पहले वाली जो हिंदी की मेरी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था बात का सफ़र, और उसमें हमने उन सभी साधनों के बारे में जानने की कोशिश की थी जिनके द्वारा हम बातचीत कर सकते हैं, यानी कि संचार के साधन। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र। तो इसमें एक चिट्ठी के बारे में बात हुई है और चिट्ठी से रिलेटेड इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आएंगी कि चिट्ठी कैसे लिखते हैं, पता कैसे लिखा जाता है, कैसे वो अपनी जगह पहुंचती है, और दिखाया भी गया है इसमें पिक्चर में। तो वो सारी चीज़ें ही आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। आप सारे अपनी बुक्स निकाल लीजिए और मैम के साथ साथ रेडी कीजिए। पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शौक़ होता है कि डाक टिकट को वो इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि चिट्ठी वगैरह पर जो टिकटें लगती हैं उनको इकट्ठा करने का शौक़ होता है कुछ बच्चों को। तो वो इन बातों के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। ये देखिए आपको नीचे दिखाया गया है, लेकिन ये धुंधला है तो अच्छे से दिख नहीं रहा यहाँ पे कुछ भी। तो ये दो अलग अलग लिफाफे हैं और इनको देखो शेप और साइज से भी आपको पता चल रहा है कि ये अलग अलग हैं और जो एड्रेस हैं वो भी अलग अलग जगह के हैं। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर का नंबर, यानी कि जहां हमें चिट्ठी भेजनी है जिस एड्रेस पर, उस घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव का नाम, कस्बे का नाम, शहर के जिस हिस्से में है, पहले तो लिखना कौन सा शहर, और फिर जैसे दिल्ली में है, दिल्ली भेजना है तो दिल्ली में भी तो आगे ब्लॉक होते हैं और अलग अलग जगह होती हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें लिखना है। जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। अब अपने एरिया का पिन कोड तुम्हें पता है ना, देखिए पिन कोड इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे नीचे लिखा गया है। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। यानी कि जब तक एड्रेस पूरा नहीं होगा, पिन कोड नहीं होगा, शहर का नाम नहीं होगा, गली का नाम नहीं होगा, हाउस नंबर नहीं होगा, तो चिट्ठी को कैसे घर तक भेजा जाए। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की।
जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो बॉक्स में लिखा हुआ है ना वो पढ़ लेते हैं। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी कि जो पिन है उसका पूरा नाम है। पी से पोस्टल, आई से इंडेक्स और एन से नंबर। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपको ये 12th के बाद जब आप कहीं भी एग्ज़ाम देंगे सरकारी नौकरी के लिए, वहाँ भी ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पिन की फुल फॉर्म क्या है। पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है, यानी कि ऐसे बेवजह नहीं डले हुए, हर अंक का कोई ना कोई मतलब है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 1116। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली भारत की राजधानी है ना, कि उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी कि 016 दिल्ली उप क्षेत्र कि ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती हैं। जब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। आपको पता होगा अपने स्कूल का और आपके घर का पिन कोड सेम ही है। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा, परंतु जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। चलिए अब पाठ को हम आगे पढ़ते हैं। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। ये देखिए कुछ डाक टिकट्स की फोटोज दिखा रखी हैं यहाँ पे, और सभी टिकट पर लिखा हुआ है इंडिया भारत, यानी कि हिंदी में भी इंग्लिश में भी। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। जब मैंने बात का सफ़र पढ़ाया था तब आपको बताया था हरकारा क्या होता है, यानी कि ये वो लोग होते थे जो संदेश को, चिट्ठी को, किसी की कही बात को एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के ही पहुंचाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे, यानी कि जो बड़े बड़े राजा होते थे उनके पास घुड़सवार हरकारे होते थे, यानी कि उनके जो संदेशवाहक थे, संदेश पहुंचाने वाले थे, वो घोड़े पर सवार होकर जाते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। मतलब सेफ्टी वाइज भी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था ये, क्योंकि पैदल जाना है चाहे घोड़े पे जाना है तो जंगल भी पड़ते होंगे ना रास्ते में। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है, यानी कि आज भी हरकारें इंडिया में हैं, यानी कि जहां मुश्किल पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आज भी ये हरकारें पैदल जाकर ही डाक पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जनसंकार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारें डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने
में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। अभी ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है ना, इसमें देखिए डाक और मनी ऑर्डर कैसे कैसे पहुंचाए जा सकते हैं। मतलब हवाई डाक सेवा, पानी के जहाज से भी पहुंचाए जाते हैं। मतलब नॉर्मल बस वगैरह तो यूज़ होती थी, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आप शायद पहली बार सुन रहे हो कि हवाई डाक सेवा और पानी के जहाज और भी पता नहीं कौन कौन से साधन यूज़ होते हैं। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। मतलब कबूतर की जितनी भी प्रजातियां होती हैं वो सारी संदेश नहीं भेज सकती। बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो उनमें से कोई एक आध है। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। यानी कि ये दो वो प्रजातियां हैं जिनके कबूतरों को प्रशिक्षित करके यानी कि ट्रेंड करके डाक भेजी जाती थी। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते होंगे। यानी कि कबूतर को बता दिया कि कहाँ जाना है, तो वो इतने मीलों मीलों कैसे उड़ के जाएगा, उसको रास्ता कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाना और कहाँ तक ही पहुँचना है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। यानी कि आज भी उड़ीसा में कबूतरों से डाक भेजी जा रही। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। यानी कि जो कबूतर बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त होगा वो एक दिन में 1000 किलोमीटर तक उड़ जाता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़ 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली। यानी कि इस एड्रेस पर तुम अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि ये ग्रे नेक जो बुक इंग्लिश में है उसको हिंदी में भी वो प्रकाशित करें ताकि सभी बच्चे उनको पढ़ सकें। अब है अभ्यास चिट्ठी पत्री। गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? कैसे पहुंचा होगा गांधी जी को पत्र? गांधी जी जो थे वो राष्ट्रपिता थे, बहुत फेमस थे, इसलिए उन तक उनके नाम से ही पत्र पहुंच गया होगा क्योंकि सबको ये पता था कि वो कहाँ रहते हैं। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम न हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? नहीं। सिर्फ अगर नाम नहीं है और हाउस नंबर ठीक है, गली का नंबर भी ठीक है, शहर का नंबर भी ठीक है और साइड में फादर नेम भी लिख देते हैं, तो अगर सिर्फ नाम नहीं है तो भी पत्र सही जगह पर पहुंच जाएगा। नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? पत्र में अगर सिर्फ नाम नहीं है तो सिर्फ एक ही समस्या आएगी कि घर में पत्र पहुंच गया है तो ये नहीं पता चलेगा कि ये पत्र किसके लिए आया है। चौथा, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना
करना पड़ता होगा। अभी बताया था ना हमने, वो पैदल जाते थे, जो रास्ते होते थे वो बहुत मुश्किल होते थे, जंगलों से गुजरना होता था, जंगली जानवर उन्हें खा सकते थे, डाकू चोर लुटेरे उनको लूट सकते थे, और सर्दी बारिश वगैरह मतलब मौसम का भी उनको खतरा हो सकता था कि कभी बारिश आ सकती है, कभी ठंड का मौसम है। 5वां, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम, नीचे दी गई जगह में लिखो। यानी कि यहाँ पे तुम्हें एड्रेस लिखना है। तो सबसे ऊपर घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नंबर, फिर ब्लॉक नंबर, फिर शहर का नाम और फिर राज्य का नाम। और कोई आपके घर में अगर चिट्ठी पड़ी हो तो आप उसको देख के भी लिख सकते हो। और पीछे पाठ में बताया भी गया है कि सबसे छोटी चीज़ से शुरुआत करनी है, यानी कि सबसे पहले मकान नंबर, गली का नंबर, उसके बाद शहर का नाम, उसके बाद वो किस राज्य में, किस उपराज्य में पड़ता है, और लास्ट में उस स्टेट का नाम। तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा? अब ये भी पूछा गया है, क्योंकि पता लिखते इस टाइम जो सबसे छोटी इकाई होती है वो शुरुआत करती है और बड़ी भौगोलिक इकाई तक हमें पहुंचना होता है। प्रश्न नंबर 6, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब दो। अब नॉर्मल लेटर्स तो आजकल आते हैं बहुत कम, तो आपको क्या करना है, बैंक से कोई चिट्ठी आई हो या फिर कई बार कोई ऐसी चीज़ आपने ऑर्डर की हो बाहर से ऑनलाइन, तो इस टाइप का कुछ भी आपके घर में हो तो उसको देख के आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पत्र किसने लिखा? अगर बैंक से भी आया होगा तो भी उसमें लिखा होगा कि ये बैंक मैनेजर की तरफ से है या कहाँ से आया है। किसे लिखा तो उस पर नाम होगा, किसके नाम आया है, किस तारीख को लिखा ये भी होता है। या पत्र किस कारखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, उसमें ना एक स्टैंप लिखी, ऐसे स्टैंप लगी होती है गोल सी, तो उसके बीच में लिखी होती तिथि। आप वहां से देख सकते हैं कि किस तारीख को ये डाक खाने से निकला है पत्र। यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? उस लेटर को ही देख के पता चलेंगे सारे उत्तर हमें। 7, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। ये आपको डाकघर से ही पता चलेगा कि पोस्ट कार्ड कितने का है, अंतर्देशीय पत्र कितने का है, लिफाफा कितने का है। तो ये सारी चीज़ें आपको डाकघर जाकर ही पता चलेंगी। तो ये काफ़ी सस्ते आते हैं, बहुत महंगे नहीं आते, 5-10 रुपये तक की ये तीनों चीज़ आ सकती हैं। 8, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। अलग अलग लेटर के लिए अलग अलग डाक टिकट लगती है, सस्ती महंगी अलग अलग तरह की। मतलब एक तरह से ये फीस होती है जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है या फिर ये जो सेवा हमारी सरकार मिलती हैं, तो अलग अलग चीज़ की अलग अलग डाक टिकट का अलग अलग रेट हो सकता है। तो आपको ये पोस्ट ऑफिस से ही पता चलेगा। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। ये देखिए दिया गया है अर्थ, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। तो बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती हैं। आप इन दोनों को पढ़ लेंगे और ये आपको अपने विवेक से उत्तर देना है। और ये जो लेटर बॉक्स प्यारा सा बना हुआ है ये आपको ज़रूर अपनी नोटबुक में बना लेना है। तो बच्चों आज का जो पाठ था हमारा वो हो चुका है ख़त्म। प्रश्न उत्तर भी हमने इस पाठ के कर लिए हैं और बहुत ही आसान है, बिल्कुल जर्नल प्रश्न थे इसके।
तो आपको काम क्या करना है, एक तो आपको डाक टिकट इकट्ठा करनी है जितनी भी मैक्सिमम आपको मिल पाए, और वो आपको कॉपी में पेस्ट करके मुझे सेंड करनी है। और ये जो लेटर बॉक्स का सुंदर सा चित्र बना हुआ है ये भी आपको कॉपी में बनाना है और वो भी मुझे सेंड करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।